विद्यार्थी मित्रों हो, नमस्ते। मुझे लगता है कि दिवाली के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको दिवाली मज़े में गई होगी और बहुत सारी खुशियाँ दिवाली के पर्व आपके घर लाए होगा। विद्यार्थी मित्रों हो, आज की ऑनलाइन तासिका में हम बेटी युग इस कविता का अध्ययन करेंगे। बेटी युग यह कविता हमें अपने पोर्शन में नहीं है। कोविड महामारी के चलते जिस पाठ्यक्रम को कम किया था, उस पाठ्यक्रम में बेटी युग यह भी कविता है। इसका मतलब यह है कि इस कविता पर हमें परीक्षा में सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी यह कविता एक अच्छी कविता है। इस कविता में हमें लड़कियों की शिक्षा का महत्व बताया गया है। इसलिए यह कविता का अध्ययन हम आज कर लेंगे। तो देखो, पढ़ो और गाओ, बेटी युग, कवि आनंद विश्वास। पृष्ठ क्रमांक 28। आप सबको पृष्ठ क्रमांक 28 निकालना है। बेटी युग इस कविता के कवि है आनंद विश्वास। यह आनंद विश्वास जी की फोटो है। आनंद विश्वास जी ने यह कविता लिखी है। तो हम पहले आनंद विश्वास जी की जानकारी संक्षिप्त रूप में समझ लेंगे। आनंद विश्वास, इनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है वो देखो। मिटने वाली रात नहीं, परकटी पंखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लुके, बहादुर बेटी, यह रचनाएं उन्होंने लिखी। उनका अल्पसा परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। मतलब आनंद विश्वास जी के जीवन में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ओझा से झाड़ू फूस करवाना, इन बातों पर कभी विश्वास नहीं रखा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। विद्यार्थी मित्रों, भारत के इतिहास और वर्तमान काल में ऐसी अनेक भारत की बेटियां हो गई है कि जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कि उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। माता जीजाबाई, जिन्होंने हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा दिए। जैसे कि इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने नए भारत का निर्माण किया। ऐसे अनेक बेटियां ने भारत का इतिहास रचा, भारत का नाम रोशन किया। और वर्तमान काल में भी सुनीता विलियम, लता मंगेशकर, पीटी उषा, कबीर बेदी, ऐसे अनेक बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है।
विद्यार्थी मित्रों, यदि महिलाओं को उचित अवसर दिया जाए तो वो भी पुरुषों से कंधे मिलाकर वह देश की प्रगति में और इंसानियत की प्रगति में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन अपनी आज़ादी के पहले महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। बाल विवाह, विधवाओं की समस्या, सती प्रथा, ऐसी अनेक समस्या उनके सामने खड़ी थी। ऐसी अनेक समस्या उनके प्रगति में बाधा बन रही थी। स्वतंत्रता पूर्व उनका विवाह बचपन में ही किया जाता था। उनका काम सिर्फ इतना ही था कि घर में रहकर अपनी बच्चों की देखभाल करो, घर का काम करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, यही था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वह पाठशाला जाकर लड़कों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। उन्हें सिर्फ घर में ही बैठकर अपना परिवार का ख्याल रखना था। लेकिन हमारे समाज सुधारकों ने इस पर ध्यान दिया और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। इसमें राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ऐसे महान सुधारकों ने महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पुणे में पहली स्कूल खोली और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका बनकर लड़कियों को पढ़ाया। फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। लड़कियों का शिक्षण सख्ती का किया गया और इतना ही नहीं, लड़कियों के लिए 12वीं कक्षा तक मुक्त शिक्षा देने का ऐलान किया। अब भारत की बेटियां लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर शिक्षा, विज्ञान, आरोग्य, इंजीनियरिंग, अवकाश, व्यापार, उद्योग ऐसे हर क्षेत्र में काम कर रही है और भारत के विकास में अपना योगदान दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि आनंद विश्वास इन्होंने बेटी युग इस कविता में बेटियों की शिक्षा का महत्व बताया गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़-चढ़ कर भाग ले सकेंगी। यदि बेटियां आत्मनिर्भर होंगी तो वो क्या करेंगी, देश के प्रगति में अपना भाग लेंगी और इस तरह अपने देश का विकास होगा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे, यह कविता समझ लेंगे। पहले यह अध्ययन कौशल्य देखो। अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, छात्र का मतलब है विद्यार्थी। छात्र का मतलब क्या है? विद्यार्थी। और छात्राओं का मतलब है विद्यार्थिनी। विद्यार्थी को हिंदी में छात्र कहते हैं और विद्यार्थिनी को हिंदी में छात्रा कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने विद्यालय में जो 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो कक्षा है, उन कक्षाओं में कितने छात्र पढ़ते हैं और कितनी छात्राएं पढ़ती है, यह हमें मालूम करना है। और
उनकी संख्या को संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाना है। यह संयुक्त स्तंभालेख आपकी जो गणित की किताब है उस किताब में पृष्ठ क्रमांक 51 और 52 इस पृष्ठ पर संयुक्त स्तंभालेख की जानकारी हमें दी गई है, इसका अभ्यास हमें दी गया है। तो आपको 5वीं से लेकर 8वीं तक कक्षाओं में कितने छात्र और कितनी छात्राएं पढ़ती है उनकी संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा बताना है। अभी हम कविता का अभ्यास करेंगे। कविता का जो भावार्थ है वह हम समझ लेंगे। नानी वाली कथा सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की, आओ लिखे नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। पौलादी नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। विद्यार्थी मित्रों, कवि कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि असंभव बातें भी संभव हो रही है। अब मोबाइल, टीवी, संगणक, लैपटॉप, इंटरनेट ये हमारे मनोरंजन के साधन हो गए हैं। हमने देखा है कि कई बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं और उनका मनोरंजन करते रहते हैं, मगर लेकिन आज भी हमारे नाना नानी हमें जो रामायण, महाभारत, राजा रानी, परियों की, राक्षसों की जो कहानी सुनाते थे या सुनाते हैं, वह कहानियाँ हमें आज भी सुहानी मतलब सुंदर अच्छी लगती है। कवि कहते हैं इन 2 लाइनों में कि हमारा मनोरंजन करने का जो तरीका है वो बदल गया है, मगर पुराने ज़माने में हमें जो नाना नानी जो कहानियाँ सुनाती थी, रामायण, महाभारत, इनसे जो कहानियाँ सुनाती थी वह कहानियाँ आज भी हमें सुंदर लगती है, आज भी हमें अच्छी लगती है। तो ऐसी ही प्यारी लगने वाली कथा हम बेटी युग के नए युग की दौर के बारे में हमें बताया गया है। यानी जिस तरह आज बेटियों ने प्रगति की है वह हर क्षेत्र में अव्वल है, बेटे के साथ साथ बेटी भी कंधे से कंधे मिलाकर जिस तरह आगे बढ़ रही है, तो आओ ऐसे नए दौर की कहानी हम सब जन मिलकर लिखते हैं कि जो बिल्कुल नानी की कहानी की तरह प्यारी हो। बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। पौलादी ले इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कवि आगे कहते हैं, एक समय था कि लड़कियों को घर से बाहर जाने की मनाही थी, तो विद्यालय जाकर पढ़ना तो दूर की बात थी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इनके प्रयासों के कारण और भारत सरकार ने भी बेटियों की शिक्षा का महत्व जान लिया, समझ लिया और बेटियों के शिक्षा शक्ति की कर दी और उनकी 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई मुक्त कर दी। इसके कारण अब बेटी युग आ गया है।
और इस युग में बेटा बेटी दोनों भी पढ़ेंगे और दोनों भी आगे बढ़ेंगे और अपने मजबूत संकल्पों के साथ अपना इतिहास, अपनी कहानी खुद लिखेंगे। मतलब बेटी युग में बेटा बेटी दोनों पढ़कर अपने भविष्य में उन्हें जो बनना है वह खुद तय करेंगे। जैसे भविष्य में बेटा बेटी दोनों को भी एक साथ समान संधि दी जाएंगी और वह दोनों भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें यदि डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनेंगे, यदि उन्हें वैज्ञानिक बनना हो, शिक्षक बनना हो, इंजीनियर बनना हो या कुछ और करना हो तो वह अपना भविष्य, अपना इतिहास बेटा बेटी दोनों लिखेंगे और तय भी करेंगे। अभी आगे देखो, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। विद्यार्थी मित्रों, कवि आगे कहते हैं, जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो पूरा देश शिक्षित होगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मतलब हमारे देश की प्रगति होगी, विकास होगा और इस देश की प्रगति में हमारे देश के युवक युवती का बड़ा योगदान होगा। मतलब कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि हमारे देश के सभी लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा पूरा देश शिक्षित होगा। पूरा देश शिक्षित हुआ तो हमारा देश का विकास होगा और इस हमारे देश के विकास में हमारे जो नवयुवक है, नवयुवतियाँ है, इनका ज़्यादा सहभाग होगा। तो कवि आगे यह कहते हैं, आज भी बच्चों को नाना नानी द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगती है, पसंद आती है। अभी कविता का दूसरा काव्य पंक्तियाँ देखो, इसका अर्थ समझ लो। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि इस दूसरे काव्य पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं, यदि किसी परिवार में बेटा और बेटी हो और सिर्फ बेटे को ही पाठशाला भेजते हो और बेटे को ही शिक्षा देकर उसे शिक्षित करते हो और जो बेटी है उसे घर पर ही रखा है, उसे पाठशाला नहीं भेजा जा रहा है, तो उसे शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो उस परिवार की आधी शिक्षा होगी। कवि का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यदि हम बेटे को ही पढ़ाते हैं और बेटी को नहीं पढ़ाते तो वह पूरी शिक्षा नहीं कहलाई जाएंगी, वो आधी ही शिक्षा कहलाई जाएगी। मगर जिस परिवार में बेटे के साथ साथ बेटी को भी पाठशाला में भेजा जा रहा है, उसे भी शिक्षा दी जा रही है, उसे भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा परिवार पूरा शिक्षित परिवार है। जब परिवार के दोनों बेटा बेटी अच्छी तरह से स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित होते हैं, तभी हम उसे पूरा शिक्षित परिवार कह सकते हैं। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। विद्यार्थी मित्रों, कवि कहते हैं कि हम सभी ने क्या सोचा है? हमने सभी ने यह सोचा है कि बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से शिक्षा देना है और
कवि आगे कहते हैं कि यह बेटा और बेटी को शिक्षा देने की बात सब जन को मनन करना है, मानना है, मतलब याद करना है। बेटा और बेटी को शिक्षित करने की बात हमने सोच भी ली है और समझ भी ली है और यह बात मान भी ली है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि आगे कहते हैं कि यह बात हमने मन में ठान ली है। ठान लेना मतलब निश्चय कर लेना। कवि आगे यह कहती है कि हमने यह बात मन में निश्चय कर ली है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। हम सारे संसार को शिक्षित कैसे करेंगे? हमें हमारे बेटियों को पढ़ाना है। अगर हमारी बेटियां पढ़ी तो वह अपने घर को पढ़ाती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यदि पूरा परिवार पढ़ता है तो समाज शिक्षित होता है और यदि समाज पढ़ता है तो पूरा देश शिक्षित होता है और यदि पूरा देश पढ़ता है तो पूरा जग शिक्षित होता है। यदि पूरा जग शिक्षित हो गया तो इंसानियत पैदा होगी और पूरा जग का कल्याण होगा। मतलब कवि कहते हैं कि बेटियों को शिक्षित करके हमें सारे संसार को शिक्षित करना है। यह बात हमने मन में ठानी है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कथा कहानी प्यारी लगती है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कविता के 2 काव्य समझ लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह 2 काव्य समझ में आ गए होंगे। कविता का तीसरा जो काव्य है हम अगले हिंदी के ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।